यस, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन आएगा एरर करेक्शन का। एरर करेक्शन के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं किसी कंपनी के लिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपका एरर फाइंडिंग जो क्वेश्चन होता है हमेशा हर एग्जाम में कहीं कभी ना कभी वो आएगा ही। चाहे 5 क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, कितने भी क्वेश्चन हो, लेकिन एरर करेक्शन के क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। So basically what you have to do is you have to find out what is the error in the sentence। और यहाँ सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ही सेंटेंस है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस पार्ट में, ए बी सी डी, किस पार्ट में एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। अंडरस्टूड? रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आंसर जैसे आंसर करना है। आप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। इफ यू वांट टू स्पीक, रेज योर हैंड। ठीक है, आई एम गिविंग 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, सो यू हैव टू, यस, वन मोर थिंग, 2 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तो दोनों क्वेश्चन के लिए यू हैव टू, अगर चैट बॉक्स में लिख रहे हो तो आपको चैट बॉक्स में यहाँ पर बताना पड़ेगा किसके लिए लिख रहे हो। यस प्लीज। मैम सी, somebody else, first answer। ठीक है, नेक्स्ट। Rest of the students try to answer the questions. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों का ही आप आंसर साथ में कर सकते हैं। ठीक है, whatever however you would like। ठीक है, अगर आप एक 1 by 1 कर रहे हैं या एक ही साथ दोनों का आंसर कर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। Okay, I have at least 25 to 26, 30 answers I have। 30 स्टूडेंट ने आंसर कर दिया है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए, सो दैट आई कैन टेल यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए, बहुत लोगों ने आंसर कर दिया है, अभी भी बहुत लोग आंसर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क। ठीक है, यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है ये मैं जरा बता दूं आपको, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं। इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं आपके पास, इफ यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ एरर करेक्शन, अब एग्जाम में तो आपको स्पेसिफिकली पता नहीं है कि आपको एरर किस चीज का करेक्ट करना है, नाउन का करेक्ट करना है, प्रोनाउन का करेक्ट करना है, एडजेक्टिव का करेक्ट करना है, आर्टिकल का करेक्ट करना है, एडवर्ब का करेक्ट करना है, वर्ब का करना है, कंजंक्शंस का करना है।
So what you do is, specifically there is a simpler there's a simpler method which you can use to solve these type of questions. किस तरह से? सबसे पहले तो आप जो भी आपका सेंटेंस है सबसे पहले उस सेंटेंस को आप रीड करो, ठीक है? जब आप सेंटेंस रीड करते हो, कभी कभार क्या होता है कि आप सब कॉन्शियसली, यानी कि बिना जाने, खुद को बिना जाने आप वो आंसर जो है सही पढ़ रहे हैं, ठीक है? जो करेक्शन होना चाहिए वो आप करेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। 1 मिनट पंकज। तो यहाँ पर करेक्शन जब आप रीड कर रहे हैं सेंटेंस को तो ऑटोमेटिकली आप कर लेते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या करना है, 2-4 बार रीड करिए। अगर आपको ध्यान में आ रहा है कि आप कुछ अलग रीड कर रहे हैं, जो स्क्रीन पे लिखा है उससे अलग रीड कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही रहता है। सब कॉन्शियसली आप कभी कभी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट थिंग क्या होगा, स्पेसिफिकेशन निकालिए, ठीक है? एक एक ऑब्जेक्ट, एक एक चीज को यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच को सेंटेंस से अलग करिए, ठीक है? देन ट्राई टू रिकनेक्ट, ठीक है? जैसे आपने एक, मान लीजिए कि आपके पास एक घड़ी है जो खराब हो गई है और उसे ठीक करना है, तो कैसे करोगे? खोल के देखोगे क्या गड़बड़ है, ठीक करके फिर से वापस जोड़ोगे। सेम केस यहाँ भी करना है, सेंटेंस को पूरा तोड़ दो, फिर से वापस जोड़ो। कैसे कैसे जोड़ रहे हो? जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे यहाँ पर ही है, सेकेंड सेंटेंस में पाकिस्तान है, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पकड़िए, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो वर्ब लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगा है कि नहीं लगा है, करेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा है कि नहीं लगा है, टेंस सही है या नहीं सही है, अगर कंजंक्शन है, ठीक है? अगर कंजंक्शन है तो क्या वो सही है वहां पर? अगर कंजंक्शन नहीं है तो क्या वहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है? अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो ऑब्जेक्ट सही जगह लगा है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से सही करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर मीनिंग क्रिएट हो रहा है, जिस ऑर्डर में लगा है या नहीं लगा है। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक है? यस, अभी भी मेरे पास आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। यस पंकज, बच्चे कुछ पूछना था आपको? raise your hand, I will allow you to unmute yourself. अगर आप आंसर बता रहे थे तो you can just write it down in your chat box here. Okay, let me tell you what is the error in question number 1. Question number 1 में यहाँ sentence है, he acted not as per my advice but somebody else, ठीक है? यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है स्पीकर कि वो पर्सन जो है, ही जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है आपका सेंटेंस का, उसने मेरी एडवाइस ना मान के किसी और की एडवाइस मानी और उस पे एक्ट किया, ठीक है? उसके हिसाब से उसने एक्ट किया। तो यहाँ पर जब आप एडवाइस लिख रहे हैं, माई एडवाइस, दैट मीन्स देयर इज अ पोजेसिव प्रोनाउन यूज्ड। सेम यहाँ पर जब आप किसी और को कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स माई एडवाइस, किसी की भी एडवाइस है, माई एडवाइस इज बीइंग कंपेयर्ड इन अ वे टू समबडी एल्स। तो एडवाइस किसी पर्सन से कंपेयर तो नहीं हो सकती। somebody else means a person, right? somebody else means a person, so you have to compare somebody else's advice to my advice. Understood? तो यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है आपका, he acted not as per my advice but that of somebody else's, या फिर somebody else's advice. Understood? That should be correct यहाँ पर। Are you able to understand? किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी डाउट? क्यों सही है, क्या गलत है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही क्या होगा? somebody else's, ठीक है? या तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ दे या फिर somebody else's advice, दोनों ही सही है ग्रामेटिकली। रिपीट कर दे, देखिए यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि ही जो पर्सन है, ही जो पर्सन है, 1 मिनट, लेट मी जस्ट शो इट लाइक दिस। ही जो पर्सन है उसने मेरे अकॉर्डिंग, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, इज देयर एनीवन एल्स हु इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है?
अरे तो तब से आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट हु आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन एंड यू आर नॉट इवन स्पीकिंग कि मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल. लेट मी शेयर इट अगेन. ओके 1 मिनट, दैट्स ऑल राइट. जिसको दिख रहा है दैट इज ऑल राइट, जिसको नहीं दिख रहा है उसके लिए मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. अगर फिर भी प्रॉब्लम होगी दैट मीन्स इट इज योर साइड प्रॉब्लम, नॉट माइन. अगर आपकी साइड से प्रॉब्लम है तो उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, दैट इज समथिंग आउट ऑफ माई हैंड. बट अभी के लिए आई कैन अगेन रीशेयर इट. ठीक है, आई हैव शेयर द स्क्रीन अगेन. अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो इट इज नॉट एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैं यहाँ दो दो डिवाइसेस में चला रही हूँ. आपको दो सीमेज कॉलेज का आईडी दिख रहा है एंड दोनों ही डिवाइसेस से मैंने यहाँ पर शेयर करके रखा हुआ है. तो एटलीस्ट वन डिवाइस शुड बी एबल टू शेयर द स्क्रीन टू यू. ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका जो स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर ही जो है, ठीक है, ही ने क्या किया है? ही ने एक्ट किया है. ही ने एक्ट किया है. एक्ट किया मतलब क्या किया? कि उसने कुछ काम किया जिसमें उसने मेरी एडवाइस, जो माय एडवाइस है, मेरी एडवाइस ना लेकर किसी और की एडवाइस ली. यही कहना चाह रहा है आपका सेंटेंस. तो यहाँ पर somebody else जो है वो एक पर्सन को डोनेट कर रहा है. somebody else का मतलब कोई और. तो कोई और के बारे में नहीं ना कह रहे हैं हम यहाँ पर सेंटेंस में. हम यहाँ सेंटेंस में बताना चाह रहे हैं किसी और की एडवाइस उसने ले ली, मेरी नहीं ली. तो यहाँ पर किसी और की एडवाइस, दैट मीन्स दिस somebody else should be a possessive pronoun for somebody else. ठीक है, वो उनके लिए बताना चाहिए कि उनकी एडवाइस ली, मेरी एडवाइस नहीं ली. दैट इज व्हाई. तो माय एडवाइस शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद सम पर्सन ना. सम पर्सन की एडवाइस से मेरी एडवाइस कंपेयर हो रही है एंड माय एडवाइस वाज नॉट टेकन ऑन, बट उसकी एडवाइस ले ली उसने. तो उसकी एडवाइस ले ली. यहाँ पर somebody else जो है, यहाँ पर या तो अपोस्ट्रोफी एस लिख के आएगा यानी somebody else's. ठीक है, यहाँ पर एक अपोस्ट्रोफी एस आएगा या फिर somebody else's advice. दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट है. अगर आप सिर्फ somebody else's लिख रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, वो भी सही है. अगर आप अपोस्ट्रोफी एस लगा के एडवाइस भी लिख रहे हैं तो भी सही है. सेंटेंस आपका दोनों ही केस में करेक्ट होगा. एम आई क्लियर नाउ? हाँ बिल्कुल, ही डिडंट एक्ट, दोनों एक ही चीज है बच्चे. ही एक्टेड नॉट एज पर माय एडवाइस, ही डिडंट एक्टेड एज पर माय एडवाइस, दोनों ही सेम चीज है. If you don't have any more doubts, let's go to question number 2. Question number 2 में क्या है? Pakistan's problems are also as serious as that of India. Again यहाँ पर लॉजिस्टिक कंपैरिजन नहीं हो रहा है. दैट मीन्स लॉजिकली कंपैरिजन. अगर पाकिस्तान की प्रॉब्लम को कंपेयर कर रहे हो तो इंडिया की प्रॉब्लम से कंपेयर करोगे ना. इंडिया से कैसे तुम कंपेयर कर सकते हो? लाइक इफ आई एम टेकिंग, लाइक मान लीजिए कि आपने एक हाथ में स्प्राइट की बोतल ली है, एक हाथ में कोको कोला की बोतल ली है. तो वहां पर दो ड्रिंक्स प्रेजेंट हैं. आप स्प्राइट की बोतल को कोको कोला की बोतल से कंपेयर कर रहे हो तो आप बॉटल का शेप कंपेयर कर सकते हो, उसके अंदर का कंटेंट जो ड्रिंक है, एक्चुअल ड्रिंक है, उसको कंपेयर कर सकते हो. बट मैं एक स्प्राइट के बॉटल को क्या एक बिस्किट के पैकेट से कंपेयर कर सकती हूँ क्या? जेन्युइनली सोच के देखो, इज इट अ कंपेरेबल थिंग? क्या मैं एक स्प्राइट की बॉटल को बिस्किट के बॉटल, बिस्किट के पैकेट से कंपेयर कर सकती हूँ? इट इज नॉट पॉसिबल कंपैरिजन. तो सेम केस यहाँ पर, दोनों ही खाने पीने की चीज है. ठीक है, इवन इफ मान लीजिए कि अगर वहां पर मैं सेम कैटेगरी में भी रखूं, तो मैं एक रॉ मटेरियल, ठीक है, मान लीजिए कच्चा एक कोई वेजिटेबल है, उसको क्या मैं एक चिप्स से कंपेयर करूंगी? क्या ये विजिबल होगा? क्या ये पॉसिबल होगा लॉजिकली कंपेयर करना? एक मान लीजिए मैंने एक कच्चा आलू है, ठीक है,
रॉ पोटैटो को क्या मैं चिप्स से, लेस चिप्स जो आपका पोटैटो फ्लेवर का सबसे ये है प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बिकता है, ठीक है, तो लेस चिप्स को क्या मैं आलू से कंपेयर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। लेकिन लेस का दो फ्लेवर अगर मैं लेती हूँ तो वो दोनों फ्लेवर मैं आपस में कंपेयर कर सकती हूँ। लेस की तरह जो आलू चिप्स होते हैं बहुत सारे ब्रांड के, मैं उनको साथ में कंपेयर कर सकती हूँ। तो सेम कंपैरिजन सिमिलर लेवल में होना चाहिए, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जब पाकिस्तान की प्रॉब्लम कंपेयर की जा रही है तो इंडिया से नहीं होगी ना, इंडिया की प्रॉब्लम से कंपेयर होगी। तो सिमिलर केस में यहाँ पर पाकिस्तान प्रॉब्लम are also as serious as that of India's. Yes, Abhishek. मैम ही डिड नॉट एक्टेड हो सकता है मैम। हाँ, मुझे बोला तो he did not acted, he didn't acted, दोनों सेम चीज है। ही एक्टेड नॉट, ये भी सही है। बिल्कुल सही है। यस हम्म, ठीक ठीक। हाँ, ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट। ग्रामर के हिसाब से ये दोनों ही चीजें सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई ऑब्जेक्शन? ऑप्शन डी सही आंसर है, इसका करेक्ट वर्जन होना चाहिए। अगेन यहाँ पर इफ आई राइट इंडिया अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर, या फिर इंडिया प्रॉब्लम, सेम केस। डू यू हैव एनी इश्यूज रिगार्डिंग टू क्वेश्चन? इन दोनों ही क्वेश्चन से रिगार्डिंग अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है देन आई एम गोइंग टू शेयर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए, नहीं है डाउट तो लेट मी शेयर क्वेश्चन नंबर 3 टू यू। This is your question number 3. Again, choose the option that has a grammatical error in it. When I reached at the gate of his house, I found his locking up the door. And please be careful while choosing the options. ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से ऑप्शन चूज करिए। When I reached आपका ऑप्शन ए है, at the gate of his ऑप्शन बी, house I found his option C, locking up the gate option D. Choose the option very carefully. ओके, आई एम गेटिंग ऑप्शन। बच्चे एक बार काफी है, एक बार काफी है, बार बार सेम ऑप्शन नहीं आपको डालना होना चाहिए। यहाँ पर स्क्रीन पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। कौन बच्चा रेज किया था? हैंड बच्चा, अगर आंसर बताना है तो दैट इज ऑल राइट। क्वेश्चन डाउट है तो भी आप हैंड रेज कर सकते हो, दैट इज ऑल राइट। हैंड रेज करके 2 मिनट रुकिएगा तो आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। और अगर किसी को इश्यू है तो मैं बता दूं कि आपको म्यूट मैंने इसलिए किया है कि पहली बार तो आपके बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत आएगी, दूसरी की इस तरह से जो आंसर आ रहे हैं, एक बार में 46 स्टूडेंट साथ में आंसर कर रहे हैं, तो ये अगर अनम्यूट रहता तो एक साथ 45 स्टूडेंट चिल्ला रहे होते अभी। तो इट इज अ बेटर ऑप्शन टू जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन ही चूज करना है आपको। 3A 3B ऐसे करके लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और यही अगर अनम्यूट रहते आप लोग तो जिनको पता है वो चिल्ला रहे होते अभी। तो बेटर है कि इसीलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया है ताकि आप चैट बॉक्स में ही अपना आंसर दे पाए। ओके, तो मेरे पास अप्रोक्स कितने आंसर आ गए हैं? अप्रोक्स 90 आंसर मेरे पास आ ही गए हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अदर्स इफ यू वांट टू आंसर। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है
बाकी बच्चे कुछ 40 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट जो है वो भी आंसर कर दें जल्दी जल्दी। चलिए यहाँ पर टाइम अप हो गया है, तो लेट्स सी व्हाट इज द एरर इन क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पर बहुत सिंपल सा एरर था जिसको बहुत लोगों ने पकड़ा है, और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर 90% स्टूडेंट ने आंसर सही किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, और क्या यहाँ पर गलती है? गलती है आपका हिज नहीं होगा, हिम होगा। कहाँ पर? When I reached at the house of his gate of his house, I found him locking up the door. यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि him जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव मतलब पोजेसिव बना रहा है। ठीक है, मतलब सॉरी, वो ऑब्जेक्टिव प्रेफरेंस देता है और his आपका पोजेसिव प्रेफरेंस देता है। मतलब यस दीपांशु। मैम हम ऐसे लिख सकते हैं व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड ही वाज लॉकिंग अप द गेट। I found that he was locking up the gate. Yes, that would be correct. दैट ही वाज लॉकिंग अप द गेट। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको लिखने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो लिखा है उसमें क्या गलती है? ठीक है, हिज लिखते हैं जब आप पोजेशन बता रहे हैं। ठीक है, मतलब उसके घर के गेट के पास आप पहुंचे, तो यहाँ पर पोजेशन उसका घर पोजेशन बताया जा रहा है, तो हिज लगा। ऑब्जेक्टिव मतलब उसको आपने देखा, जब उसके घर के पास आप पहुंचे उसको आपने देखा कि वो गेट लॉक कर रहा है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। आपने देखा उसको क्या करते हुए, ये आप बता रहे हो सेंटेंस में। तो ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव में जब आप डालते हो किसी और पर्सन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए एक अलग प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, तो दैट विल बी योर हिम फॉर अ मेल पर्सन। अगर मेल पर्सन है तो हिम यूज होगा। ये मैंने प्रोनाउन अगर स्टार्ट कर दिया है आपके बैच में तो बता ही दिया होगा ये चीज। तो आई होप देयर इज नो वन हु इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हिम क्यों लगा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। देयर शुड बी हिम हेयर। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है तो अभी हैंड रेस कर लो या चैट बॉक्स में लिख लो। अदरवाइज आई विल चेंज द क्वेश्चन, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर बाकी क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, सिंस आई एम सीइंग नो वन रेजिंग देयर हैंड और एनी चैट बॉक्स, तो यहाँ पर मैं समझ रही हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। हालांकि बहुत इजी भी था, लेकिन फिर भी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो यू कैन आस्क। अगेन आई एम टेलिंग कि क्वेश्चन को लिखने के, कोई भी सेंटेंस को लिखने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस गिवन है उसमें एक ग्रामेटिकल एरर है, छोटा सा ग्रामेटिकल एरर है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, देर आर 5 क्वेश्चन हियर। तो 5 क्वेश्चन है, तो जिसका भी आप आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहले लिखिएगा। इफ यू आर आंसरिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 then the option. Question number 4 is, many of the questions appear in this question paper are too difficult to solve. Okay, I'm still getting answers. Only 20% is answering. जल्दी जल्दी आंसर करिए।
Again, I'm repeating, whatever question you're answering, answer it with mentioning the question itself. And if you're answering the question more than one at a time, तो आप एक ही साथ लिखिए ताकि आपका नंबर ऑफ मैसेजेस इंक्रीज ना हो। एक ही मैसेज में आप दोनों आंसर टाइप कर रहे हैं तो आपका नाम एक ही बार फ्लैश होगा यहाँ पर। Many of the questions appear in this question paper are too difficult to solve. चलिए 4 के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आंसर्स नहीं आए हैं जितना क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आया था, बट क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के भी आंसर आने लगे हैं तो लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। चलिए ठीक है, जिसको आंसर करना है जल्दी आंसर कर दीजिए टिल द टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, मेनी ऑफ द क्वेश्चन appeared in this question paper are too difficult to solve. यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन या इस पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करने के लिए। ये आपका मैसेज सेंड करना चाह रहा है स्पीकर। तो दिस मैसेज कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर ओनली व्हेन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज मोर देन 1। मेनी का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। यहाँ पर मेनी अ नहीं फ्रेज यूज हो रहा है। रिमेम्बर दैट रूल वाज डिफरेंट। मेनी अ तब यूज होगा तब आपका फिर हेल्पिंग वर्ब या जो भी वर्ब है वो सिंगुलर रहेगा, बट यहाँ पर यूज हो रहा है मेनी ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर मेनी ऑफ द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चंस हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब हो सकता है कि 80% हो सकता है 90% हो सकता है 70% हो, वट एवर फील्स मेनी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसके लिए मेनी क्या इंक्लूड करता है ये उसका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पर मेनी का मतलब हो सकता है 60% क्वेश्चन हार्ड है, 70% क्वेश्चन हार्ड है, 80% क्वेश्चन हार्ड है, वट एवर जो भी उसका आंसर रहे वहां पर। तो वहां पर उसके पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे यहाँ पर मेनी ऑफ द क्वेश्चंस होना चाहिए, राइट। मेनी मतलब एक से ज्यादा, बहुत सारे, तो यहाँ पर मेनी ऑफ द क्वेश्चंस होगा। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लेट मी मार्क इट डाउन सो दैट हम लोग भूल नहीं जाए। यहाँ पर ये एरर है, एम आई एबल टू राइट? यस, ये एरर है और यहाँ पर एस लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, I visited Ram and Sita's house and found the couple missing. Now here, यहाँ पर बहुत लोग जो है आंसर कर चुके हैं ऑलरेडी 5th के लिए, तो आई एम जस्ट गोइंग फॉर द आंसर। ठीक है, मैं यहाँ वेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रही हूँ। I visited Ram and Sita's house and found the couple missing. यहाँ कहने का मतलब क्या है कि राम और सीता के घर वो गया और उसने देखा कि कपल यानी कि राम सीता दोनों वहां से मिसिंग है, यानी कि वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दिस वाज द मैसेज दैट ही वाज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द सेंटेंस। तो यहाँ पर आप जब दो नाउन एक साथ एक ही चीज के लिए रेफर कर रहे हैं, पोजेशन बता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक अपॉस्ट्रोफी काफी होता है, दोनों जगह लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट मी एंड माई ब्रदर आर गोइंग होम टू मीट आवर पेरेंट्स, तो यहाँ पर जब साथ में आप लिख रहे हैं तो उसके लिए भी एक फॉर्मेट होता है, और अगर आप पोजेशन लगा रहे हैं तो माई ब्रदर वाइफ, और या फिर आप कह सकते हैं कि मी एंड माई ब्रदर हाउस आर इज जस्ट एट द एंड ऑफ द रोड। ठीक है, तो यहाँ पर मी एंड माई ब्रदर्स हुआ तो वहां पर
माइन या फिर माई लिखने का मुझे जरूरत नहीं हुआ, मी इंक्लूडेड करना दैट इज इनफ। तो सेम केस में यहाँ पर जो राम और सीता वाला केस है, तो यहाँ पर राम के सामने या फिर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा या फिर सीता के सामने लगेगा, जो भी हाउस से पहले लिखा गया है। ठीक है, ये जो हाउस है इससे पहले जो लिखा गया है उसके आगे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक अपोस्ट्रोफी हट जाएगा, किसके पास से, राम के पास से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Moving to question number 6, all the girls students are advised to attend the meeting positively। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं, मतलब जितनी भी लड़कियां स्टूडेंट हैं, उन्हें एडवाइस किया जा रहा है कि वो मीटिंग को अटेंड करे, बिना किसी फालतू रीजन के वो छोड़े ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स दोनों साथ में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने का मतलब क्या है कि जितनी भी लड़कियां हैं जो स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी स्कूल में, तो यहाँ पर जब आप पोजेसिवनेस बता रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप जब गर्ल लिख दे रहे हैं तो वहां पर गर्ल्स लिखना और स्टूडेंट्स लिखना दोनों साथ में जरूरी नहीं है, या तो गर्ल्स स्टूडेंट होगा, ठीक है, या फिर गर्ल स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, दोनों में से एक है, तो अब बेसिकली यहाँ पर हम कौन सा एस हटाएंगे, यहाँ पर हम गर्ल्स वाला एस हटा देंगे। ठीक है, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन नो दैट यू आर हैविंग एनी डाउट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। यस उज्ज्वल। मैम स्टूडेंट तो खुद प्लुरल है, तो उसमें भी लगाना है स्टूडेंट। नहीं, प्लूरल तो हमें बताना है ना कि ऑल द स्टूडेंट्स में प्लूरल हमें बताना है कि स्टूडेंट्स एक से ज्यादा है, लेकिन गर्ल्स भी प्लूरल लगा दिया है इसने और स्टूडेंट भी प्लूरल लगा दिया है, तो दोनों को प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। या तो गर्ल्स लिखता सिर्फ ऑल द गर्ल्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग, या फिर गर्ल्स स्टूडेंट लिख रहा है, यानी स्पेसिफिकली स्टूडेंट बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें से भी जो लड़कियां हैं, तो यहाँ पर गर्ल स्टूडेंट्स यानी कि लड़कियां जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर कॉलेज में या स्कूल में किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में जितनी भी लड़कियां स्टूडेंट हैं वो मीटिंग अटेंड करेंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 says she gave me two important information regarding the SSR death case। बच्चे आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है उसके लिए आप हैंड रेस करके रुकिए 1 मिनट, तभी तो मैं अनम्यूट करने का टाइम दूंगी आपको। एक ही बार टाइप करो बच्चे, 2-3 बार आप टाइप कर रहे हो, ऊपर से क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिख रहे हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन नंबर पे आप आंसर कर रहे हो। यस, क्वेश्चन नंबर 7 इज शी गेव मी 2 important information regarding the SSR death case। तो यहाँ पर आपका जो नाउन है यहाँ पर जब आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि कितनी इंफॉर्मेशन दी है, यस, इंफॉर्मेशन कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो जब आप स्पेसिफाई कर रहे हो, जैसे कि इसने 2 important इंफॉर्मेशन बोला, तो जब आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि 2 ही इंफॉर्मेशन दी, 2 से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी, या फिर 2 ही इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है यहाँ पर, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप पीसेस ज्वाइन कर देंगे। मतलब शी गेव मी 2 important pieces of information। ठीक है, यहाँ पर important के आगे 1 मिनट, important के आगे pieces आ जाएगा। Okay, I'm not able to write it very carefully here, but I hope you understand। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन हम लोग बस चूज कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट here, that means this contains the error, and what is the error? 2
pieces of information or two important pieces of information. जब टुकड़ों में बांट दिया जाता है आपको इंफॉर्मेशन को, तो वहां पर पीसेस लिखना है, इंडिकेट करने के लिए कि आपने कितने पीस इंफॉर्मेशन भेजी है. यस चाया. मैम डायरेक्टली टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते. Any doubt? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. मेरी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है. हाँ अभी आ रही है. अभी आ रही है. हम्म, वॉइस के लिए बोलने के लिए बोला था आपने कि कोई डाउट था इसीलिए हैंड अप किया था. डाउट था. द आपने बोला ना पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. द टू ये जो है टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते. इंफॉर्मेशन की जगह डायरेक्ट इंफॉर्मेशन. नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि वो पूरा डाटा एक तरह गैदर करके कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है. तो जब आप दो इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि दो इंफॉर्मेशन दिया, तो इंफॉर्मेशन के आपने पीसेस कर दिए कि ये पहला इंफॉर्मेशन दिया, ये दूसरा इंफॉर्मेशन दिया. तो उस केस में जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो वहां पर स्पेसिफाई करेंगे कि 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन शी गेव. ठीक है. ओके मैम. अगर 2 नंबर नहीं होता, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होता, तब चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. लेकिन यहाँ 2 स्पेसिफाई कर दिया है कि 2 ही इंफॉर्मेशन उसने दी है, तो यहाँ पर पीसेस लिखना जरूरी हो गया. ओके मैम. ओके. यस आशीष. मैम यहाँ पे टू जब बता दे रहा है कि इंफॉर्मेशन है तो उसमें एस नहीं लगेगा मैम? ये भी हो सकता है. नहीं एस नहीं लगे, नहीं एस नहीं लगेगा. लेकिन एस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ कभी एस लगता ही नहीं है. ठीक है. इंफॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कभी एस नहीं लगता है. यहाँ पर टू लग जाने की वजह से हम ये कह रहे हैं कि हमने इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में बांट दिया है, उसमें से 2 टुकड़े उसने मुझे दिए इंफॉर्मेशन के. तो वो टुकड़े जो दिए हैं वो मुझे बताना पड़ेगा कि वो पीसेस मुझे मिले हैं इंफॉर्मेशन के. तो शी गेव मी 2 important pieces of information. ठीक है. यस मैम. ठीक. Anyone else? और किसी को कोई डाउट? आशीष अभी भी कोई डाउट है? नो मैम. हाँ ठीक. तो चलिए यहाँ पर हम लोग फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. ओके, I'll give you another minute. जिसने नहीं आंसर भेजा है वो भेज दो. एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर आपको ऐसा लगे कि अच्छा यू कंफ्यूज इन दी ऑप्शन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं देखूंगी कि किस बच्चे ने कौन सा ऑप्शन भेजा है, तो ऐसा नहीं है. ये चैट भी आपका रिकॉर्ड होता है, तो मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि किस बच्चे ने सही आंसर भेजा, किस बच्चे ने गलत आंसर भेजा. Question number 8 is, it is a big blunder, but we had to ignore it. Question number 8 is, it is a big blunder, but we have to ignore it. ये आपका सेंटेंस है. यहाँ पर एरर क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है. चलिए, बहुत लोगों ने ऑलरेडी आंसर कर दिया था और अभी भी मेरे पास आंसर आ रहे हैं. तो लेट्स गिव यू अनदर मिनट सो दैट एवरीवन जो भी यहाँ पर आंसर करना चाहता है कर सकता है. चलिए, बहुत लोगों ने ऑलरेडी आंसर कर चुका है. अप्रॉक्स 90 स्टूडेंट हैव ऑलरेडी आंसर्ड.
तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। जब तक एक्सप्लेन करूंगी बाकी बच्चे भी आंसर कर सकते हैं, दैट इज ऑल राइट, कंटिन्यू द आंसरिंग। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस ये बताना चाह रहा है कि कुछ एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है और उसे हमें इग्नोर करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। यहाँ पर हैड यूज हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आप मजबूर हैं वो काम करने के लिए, ठीक है, या फिर आपको फोर्स किया जा रहा है वो काम करने के लिए। यू हैड टू कम टू द कॉलेज टू सबमिट द असाइनमेंट, ठीक है, या फिर यू हैव टू कम टू द कॉलेज टू सबमिट द असाइनमेंट। यू हैव लग रहा है मतलब मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, वी हैव टू गो टू द कॉलेज मतलब आप अपने तरफ से जब बोलेंगे तो वी हैड टू मतलब हमें जाना पड़ा वहां पर, ओके। तो यहाँ पर हैड गलत नहीं है, इफ एनीवन थिंक्स दैट यहाँ पर हैड गलत है तो भी बता दूं कि यहाँ पर हैड गलत नहीं है, ठीक है, बट वी हैड टू इग्नोर इट मतलब हमें जबरदस्ती उस चीज को इग्नोर करना पड़ा। इट वॉज अ बिग ब्लंडर मतलब एक बहुत बड़ी गलती ऑलरेडी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है? एरर है आपका पार्ट ए में। क्या एरर है? एरर ये है कि ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ा गलती, बहुत बड़ा मिस्टेक। तो इसके आगे आप बिग क्यों लगाएंगे? ब्लंडर जैसे इफ यू आर मेंशनिंग दैट यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, तो बहुत बड़ी गलती कर दी, इसके लिए आप बिग मिस्टेक लिख सकते हो, बिकॉज मिस्टेक कैन बी स्मॉल एंड बिग, बट ब्लंडर इज ऑलरेडी a word that is used to mentioning a big mistake, a huge mistake. तो उस केस में आपको बिग लगाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स द ऑप्शन हियर ए इज करेक्ट एंड ए यहाँ पर ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट एंड बिग यहाँ पर नहीं लगेगा। यस आनंद। मैम वो बट वी हैड टू जो था वहाँ पे हैड क्यों लगा, क्यों सही है? हैड का मतलब हमें मजबूरी में उसे इग्नोर करना पड़ा। जब आप जबरदस्ती कुछ कर रहे होते हैं या फिर जबरदस्ती करवाया जाता है तो उसका इंडिकेशन देने के लिए हैड यूज होता है। हैड आपका परफेक्ट टेंस में यूज होता है, परफेक्ट चाहे कोई भी हो उसमें हैड यूज होता है। इसका मतलब होता है कि वो ऑलरेडी गलती कर चुका है मैम तो उसके बाद हम कुछ, हाँ बोलो बोलो। तो मैम पहले तो इट इज है ना, तो वहाँ पे तो वाज होना चाहिए था कि वो ब्लंडर कर चुका था इसलिए हमें इग्नोर करना पड़ा। नहीं नहीं, हैड यहाँ पर पास्ट टेंस के लिए यूज नहीं हुआ है, हैड यहाँ पर मजबूरी दिखाने के लिए यूज हुआ है कि हमें इग्नोर करना पड़ा। ओके मैम, ठीक है, हैड यहाँ तो पर मतलब पूरा पास्ट टेंस सेंटेंस दिखाने के लिए, हाँ हाँ, वहाँ मैम ये इसका टेंस, सेकेंड पार्ट जो है वो सेंटेंस का टेंस कौन सा है? टेंस। टेंस बच्चे यहाँ पर टेंस आपका सिंपल ही लगा हुआ है, ठीक है। सिंपल इसलिए लगा हुआ है वो मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पर दो पार्ट में सेंटेंस आपका डिवाइडेड है, ठीक है। सेंटेंस आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आपका है इट इज अ बिग ब्लंडर और इट इज अ ब्लंडर, एंड सेकेंड पार्ट है वी हैड टू इग्नोर इट, ठीक है। तो यहाँ पर दो पार्ट को हमने बट से, बट जो आपका कंजंक्शन होते हैं उसको यूज करके दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है। तो पहला पार्ट आपका सिंपल प्रेजेंट में है, दैट इज अ फैक्ट, ठीक है। वो एक फैक्ट है, वो एक ट्रूथ है, सच्चाई है कि गलती तो बहुत बड़ी हो गई है लेकिन वी हैड टू इग्नोर इट। वो आपका, आप बोल सकते हो कि पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हैड बेसिकली यूज इसीलिए हुआ है बिकॉज इट इज अ हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इट इज यूज फॉर शोइंग दैट आपको मजबूरी में वहां पर इग्नोर करना ही पड़ा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलिए यहाँ पर अगर डाउट क्लियर हो गए हो सबके, किसी को भी और कोई डाउट हो? हाँ, पास्ट टेंस में ही यूज होता है बच्चे, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एक सेंटेंस लिख रहे हो तो उस पूरे सेंटेंस में सेम टेंसेस लगे हैं। देखिए कंजंक्शंस का यही मतलब होता है। कंजंक्शंस आप जब भी यूज करते हैं, एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, कंजंक्शंस यूज करने का मतलब है कि दो क्लॉजेस को आप यूज करके एक पूरा सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। दो क्लॉज हैं जिनका आधा आधा मतलब बन रहा है, उनको जोड़कर आपने पूरा एक सेंटेंस बना दिया जिसका एक मीनिंग बन रहा है जो समझ में आए,
ठीक है। तो कंजंक्शन जब यूज करते हैं तब जरूरी नहीं है कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में टेंस सेम हो, टेंस अलग अलग हो सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। नहीं, हैव अगर होता, लेकिन हाँ ये अगर टेंस अगर यहाँ पर हैव वाला यूज हुआ होता, ठीक है, दैट इट इज अ ब्लंडर एंड वी हैव टू इग्नोर इट, ठीक है। हैव अगर लगता तब वो भी सिंपल पास्ट में सेंटेंस चला जाता, और इसका मतलब कि अभी तक वो वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आपको इग्नोर करना है, तो वहां पर एंड यूज होता, बट नहीं। There are different structures to use it. Yes, that is the correct answer, correct sentence. It is a blunder and we had to ignore it. ठीक है, तो ये एक ब्लंडर है जिसे हमें इग्नोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है, अगर मेरे तरफ से, अगर सीनियर की तरफ से इंस्ट्रक्शन जाए तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हैव लगना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके साथ बट नहीं लगेगा, इसके साथ एंड लगेगा। चलिए, तो आई होप एवरीवन इज क्लियर अप टू 8। क्वेश्चन नंबर 8 अप टू सब कोई क्लियर अगर हो गया है तो लेट मी डू वन थिंग, थोड़ा सा अटेंडेंस ले लेते हैं, अदरवाइज अटेंडेंस आपका रह जाता है, बहुत बड़ा बैच है आपका दोनों का मिलाकर। तो लेट मी टेक दी अटेंडेंस। यस, बैच 2 एंड बैच 1 कहाँ है? Yes, देखिए बैच 1 एंड बैच 2 क्या डिवाइड करवा दे? अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बैच डिवाइड ही कर देंगे, दैट इज व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास तो यहीं पे एंड हो गई, हम लोग और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मैं अभी ऑफ करती हूँ यहाँ पर।